तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में वार चल रहा है, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट्स खतरे में हैं और तभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे सुनकर पहली नज़र में आपको लगेगा कि कोई ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या हॉलीवुड का कोई मूवी। ट्रंप कहते हैं स्टेट ऑफ हार्मोज का फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ टेरिटरी बना दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या अमेरिका सच में हार्मोज पर कब्जा करना चाहता है और अमेरिका ने ऐसा करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि ईरान क्या करेगा यह पूरी कहानी आप समझेंगे। पहले मैप समझिए। यहाँ ईरान और ईरान से बिल्कुल नीचे गल्फ रीजन में ईरान और ओमान के बीच में है स्टेट ऑफ हार्मोज। दिखने में जितना छोटा समुद्री मार्ग है लेकिन इम्पोर्टेंस उतनी बड़ी है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए बेहद ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि गल्फ से निकलने वाला एनर्जी शिपमेंट के लिए हार्मोज एक मेजर चेक पॉइंट है। मतलब अगर यहाँ शिपिंग रुकती है तो ईरान और अमेरिका परेशान नहीं होंगे। इसका असर पहुँचेगा इंडिया तक, चाइना तक, यूरोप तक और पूरी दुनिया में ऑयल मार्केट तक। इसी वजह से ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में हार्मोज में सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट बन चुका है। अब कहानी में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप का मैसेज बेहद एग्रेसिव है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अमेरिका हार्मोज पर कंट्रोल रखता है और फ्यूचर में यूएस टेरिटरी बनाने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, ट्रंप पहले भी मैप और टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर ऐसी प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स कर चुके हैं। कनाडा को लेकर स्टेटमेंट, ग्रीनलैंड को लेकर स्टेटमेंट, पनामा कैनाल को लेकर स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग है क्योंकि इस बार सामने कोई डिस्टेंस कंट्री नहीं है, सामने है ईरान और ईरान के साथ ऑलरेडी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्टेशन चल रहा है। इसलिए हार्मोज को लेकर ऐसी स्टेटमेंट सिर्फ मजाक नहीं मानी जा सकती है। अब सोचिए, अगर अमेरिका सच में हार्मोज पर परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दे तो ईरान के सामने दो ऑप्शन होंगे। पहला, पीछे हट जाओ, दूसरा, अमेरिका की कॉस्ट बढ़ा दो। अब ईरान हिस्ट्रिकली दूसरा ऑप्शन चुनने के लिए चुना जाएगा, यानी वाशिंगटन प्रेशर बढ़ाएगा और तेहरान पर भी प्रेशर का जवाब दूसरी जगह देखने की कोशिश करेगा। अब यहीं से कहानी मिडिल ईस्ट से निकलकर यूरोप तक पहुंचती है। रिसेंट रिपोर्टिंग्स के पॉसिबिलिटी सामने आई है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट फिर से एस्केलेट होता है तो ईरान यूरोप में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। खासकर साइप्रस और बल्गोरिया जैसे लोकेशन पर चर्चा हुई है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कन्फर्म्ड ईरानियन अटैक्स नहीं है, ये पोटेंशियल एक्सलेशन की रिपोर्टिंग से। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ तो पिक्चर पूरी तरीके से बदल जाएगी क्योंकि आज तक वार की मेन बैटलफील्ड मिडिल ईस्ट है, लेकिन अब यूरोप का अमेरिका बेसिस टारगेट होने लगे हैं। अब सवाल उठेगा, क्या ये मिडिल ईस्ट वार अब यूरोपियन सिक्योरिटी क्राइसिस बनने जा रही है? अब आप वापस मैप में आइए, ईरान की वेस्ट की तरफ बढ़िए, टर्की देखिए। टर्की के साउथ में साइप्रस की लोकेशन बेहद स्ट्रेटेजिक है क्योंकि यहाँ से मिडिल ईस्ट पर मॉनिटर और सपोर्ट करना कंपैरेटिवली आसान है। इसी वजह से ईरान अगर किसी यूरोपियन फैसिलिटीज़ को अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कनेक्टेड मानता है तो तेहरान के लिए फैसिलिटीज़ स्ट्रेटेजिक टारगेट बन सकती है। यही वजह है यूरोप इस कॉन्फ्लिक्ट पर बहुत ध्यान से देख रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसी बीच मिडिल ईस्ट में एक बड़ा बदलाव हुआ। सऊदी अरबिया, टर्की और पाकिस्तान, इन तीनों जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया है जिसकी बेसिक आइडिया है अगर किसी कंट्री के आर्म अटैक होता है तो बाकी कंट्रीज कलेक्टिव डिफेंसिव के सामने आएंगी। और कुछ एनालिटिक्स और इनफॉर्मल तौर से इस्लामिक नाटो जैसे टेरिटरी के लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं। कुछ एनालिटिक्स इसे इनफॉर्मल तौर पे इस्लामिक नाटो एंड जैसे टेरिटोरियोलॉजी और डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली में इसे नाटो कहना सही नहीं होगा। फिर भी आर्किटेक्चर को ज़्यादा सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं। अब सवाल है, ये कंट्री अचानक ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि पिछले कुछ समय में मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसी चीज़ देखी गई है। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे पावरफुल मिलिट्री है, लेकिन अमेरिका सवाल है, ये कंट्री अचानक ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि पिछले कुछ समय में मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, लेकिन अमेरिका हर मिसाइल्स, हर ड्रोन्स, हर रीजनल थ्रेट को हमेशा रोक नहीं रखता। जब रीजनल कंट्रीज को लगता है कि इसकी सिक्योरिटी सिर्फ ऐसी एक्सटर्नल पावर्स को डिपेंड नहीं कर सकती हैं तो खुद अलाइंसेस बनाना शुरू करती हैं। यही शायद यहाँ हो रहा है। अब ईरान पर आते हैं। ईरान और अमेरिका को डायरेक्टली हराने की कोशिश करेगा, उससे भारी मिलिट्री कॉस्ट उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर ईरान वार का फैलाता है
तो अमेरिका के एलाइज को प्रेशर में डालता है। वाशिंगटन के सामने एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, कॉस्ट। ऑयल ऑयल महंगा, शिपिंग एक्सपेंसिव, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मिलिट्री स्पेंडिंग्स बढ़ेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, अमेरिका जनता परेशान होगी। और यहीं से आता है 2026 में मिड टर्म इलेक्शन। नवंबर में अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। इन इलेक्शन में कांग्रेस की पावर बैलेंस बदल सकती है। अगर रिपब्लिकन्स को नुकसान होता है तो ट्रंप की पॉलिटिकल स्टैटिक्स कमज़ोर हो सकती है। अगर डेमोक्रेट्स कांग्रेस मजबूत होते हैं तो ट्रंप की पॉलिटिक्स पर प्रेशर बढ़ सकता है। अब ईरान की स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन क्या हो सकती है? अगर वार को इतना लंबा खींच दिया जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी पर प्रेशर आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, वेटर्स वॉर से परेशान हो जाएंगे, शायद ट्रंप पर पॉलिटिक्स प्रेशर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ पॉसिबल कैलकुलेशन है, ज़रूरी नहीं है कि ईरान एग्जैक्टली इसी प्लान पर काम कर रहा है। अब शायद इसी वजह से ट्रंप के पीछे हटाने की बजाय अपनी लैंग्वेज और एग्रेसिव बना रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अपने वेटर्स को एक मैसेज देना चाहते हैं, अमेरिका कमज़ोर नहीं है, अमेरिका हार्मोज पर कंट्रोल कर सकता है, अमेरिका अपने एनिमीज़ के ऊपर प्रेशर रख सकता है, अमेरिका मिडिल ईस्ट में रूल्स को डिक्टेट कर सकता है। यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम यही है कि अगर मैप में किसी जगह पर अपना लिख सकते हैं तो इसे ज़मीन पर कंट्रोल करना बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि हार्मोज अमेरिका से हज़ारों किलोमीटर दूर है, ईरान उसी रीजनल्स में मौजूद है। जोग्राफिकली वार में बहुत बड़ा वेपन्स होता है, इसलिए हार्मोज पर यूएस टेरिटरी कह देना आसान है, लेकिन उस पर परमानेंटली कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल। अब पूरी तरह से गेम अलग है। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, ट्रंप के स्टेटमेंट के जवाब में ईरानियन साइड से अमेरिका के मॉक कर रहे हैं। मैसेज बेसिकली यही है कि अगर अमेरिका दूसरों की टेरिटरी पर अपने मैप्स को जोड़ सकता है तो ईरान भी अमेरिका के मैप के साथ वही खेल खेल सकता है। यानी शुरुआत किसने की थी? यही जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ है। सबसे पहले मैप बदलते रहना, फिर स्टेटमेंट आते रहना, फिर थ्रेट आते रहना। अगर डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो यही स्टेटमेंट मिसाइल्स में बदल सकती हैं। अब आने वाले समय में हर चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होगी। पहली, स्टेट ऑफ हार्मोज, अब यहाँ शिपिंग नॉर्मल होती है या क्राइसिस बढ़ता जाता है। दूसरी, ईरान का नेक्स्ट मूव कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट तक रहेगा या यूरोप में टारगेट सामने आएंगे। तीसरा, सऊदी अरबिया, टर्की एंड पाकिस्तान का डिफेंस कॉपरेशन, क्या ये एग्रीमेंट रहेंगे या एक्चुअल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा। और चौथा, अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, क्या ट्रंप की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी उन्हें पॉलिटिकली मजबूत करेगी या वार और इन्फ्लेशन आखिरकार उनके प्रॉब्लम बन सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मोज की नहीं, ये कहानी है ईरान और अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट, ऑयल एंड ग्लोबल इकोनॉमी, सबसे बढ़कर ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और फैलता है तो इसका असर सिर्फ ईरान अमेरिका पर नहीं, ईरान के ऑयल बिल पर असर पड़ सकता है, ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ सकता है, यूरोप की सिक्योरिटी बदल सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टेट ऑफ हार्मोज में आने वाले समय सिर्फ समुद्री रास्ता रहेगा या फिर दुनिया के सबसे आने वाले जियोपॉलिटिक्स बैटल फील्ड बनने जा रहा है? यही देखने में सबसे बड़ी अलग बात होगी। तो आगे की कहानी मैं आपको कंटिन्यू करता रहूँगा न्यूज़ के साथ। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।